हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुका है और आप सभी अपनी तैयारियों में लगे होंगे और साथ ही आप लोगों को ये भी खुशी होगी कि जो एग्ज़ाम है आपका 11th क्लास का जो एनुअल एग्ज़ाम है वह घर से ही होगा। आप सभी को एक साथ सारे पेपर और कापियाँ दे दी जाएगी और आप उनको डे बाय डे हल करके, तारीख वाइज उसको हल करके स्कूल में जमा करेंगे। तो बहुत इजी परीक्षा है। फिर भी जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक को हम हल कर रहे थे तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव हमें आना चाहिए, है ना। तो अभी तक हमने करीब 7 यूनिट वो हमने सॉल्व कर ली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की। आज हम उसी कड़ी में आगे यूनिट 8 जो कि है हमारा व्यावसायिक वित्त के स्रोत, ये वाली यूनिट को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, 8, 9 ये जो यूनिट है इसके ऑब्जेक्टिव आज हम 1-2 यूनिट के करेंगे ताकि आगे जब पेपर आपको मिलेगा तो उसमें किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनिट 8 इकाई 8 व्यावसायिक वित्त के स्रोत, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला ही क्वेश्चन है अल्पकालीन वित्त का संबंध है। अब देखिए वित्त 3 प्रकार का होता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। अब यहाँ पर अल्पकाल का मतलब होता है 1 वर्ष की अवधि। अल्पकाल का मतलब होता है 1 वर्ष की अवधि के लिए जो वित्त होता है उसका संबंध किससे होता है? कच्चे माल से, भवन से, बड़े विज्ञापन से या आधुनिकीकरण से। अब इतना कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं, है ना। हम यदि 11th बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भाई जो अल्पकाल के लिए बिल्डिंग में तो पैसा नहीं हो सकता भाई, भवन तो बड़ी रकम जिसमें लगेगी, बड़े विज्ञापन में बड़ा शब्द आ ही रहा है, और आधुनिकीकरण यदि हमें मॉडर्नाइजेशन यदि इस्तेमाल करना है तो उसमें भी बड़ी पूंजी लगेगी। इसका मतलब कच्चा माल यदि हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उसमें अल्पकाल के लिए वित्त, अल्पकालीन वित्त की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन अल्पकालीन वित्त का संबंध किससे है? कच्चे माल से है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है ऋण आधारित कोष है। ऋण आधारित कोष, कोष मीन्स फंड। ऐसा फंड कंपनी, व्यवसाय, फर्म के पास में एक ऐसा फंड है जो कि ऋण आधारित है। मतलब वो फंड की व्यवस्था आपने कहाँ से करी है? ऋण लेकर के करी है, लोन लेकर के करी है। तो कौन सा हो सकता है? संचित आय तो बचाई हुई पैसा है, ऋण पत्र, समतांश और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समतांश तो पूंजी होती है ना। तो क्या बचा? ऋण पत्र। ये जो ऋण पत्र है ये उसके नाम में स्पष्ट हो रहा है कि कंपनी ने ऋण लेकर इस फंड की व्यवस्था करी है। ऋण पत्र जारी करके कंपनी ने ये कोष व्यवस्था करी है। ऋण आधारित कोष कौन सा है? ऋण पत्र। तीसरा है कंपनी के अंशधारी होते हैं। अंशधारी का मतलब होता है जो कंपनी के अंशों को खरीदते हैं, उसे हम अंशधारी कहते हैं। तो कंपनी के अंशधारी होते हैं, कौन होते हैं? जैसे देखिए एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है क्योंकि उसमें कम पूंजी लगती है। साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग मिलकर के पूंजी लगाते हैं। लेकिन कंपनी की पूंजी बड़ी होती है, कंपनी की जो रकम है पूंजी की बड़ी होती है, तो कुछ ही लोग उसमें पूंजी इकट्ठे नहीं कर सकते, इसलिए जनता में अंशों को बेचने के लिए जारी किए जाते हैं और पब्लिक के द्वारा उन अंशों को खरीदा जाता है। तो वो लोग अंशधारी कहलाते हैं। इसका मतलब अंशधारी यहाँ पर क्या हुआ? अंशधारी हुआ स्वामी। जो व्यक्ति पूंजी लगाता है वो क्या कहलाता है? स्वामी होता है। जैसे एकाकी व्यापार में पूंजी लगाने वाला स्वामी, साझेदारी में पार्टनरशिप स्वामी हो गया। कंपनी में जो व्यक्ति कंपनी के अंशों को खरीदते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वो स्वामी कहलाते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वाणिज्यिक बैंक द्वारा देय ऋण होता है। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वह किस प्रकार का लोन देते हैं, है ना। तो यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार का लोन देंगे? अल्पकालीन, मध्यकालीन या दीर्घकालीन या फिर अति दीर्घकालीन। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है वाणिज्यिक बैंक वैसे अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वाणिज्यिक बैंक हैं वह अल्पकालीन ऋण ही उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, चलिए अगला है एफडीआई से आशय क्या है। अभी कुछ दिनों पहले, 2-1 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा, बहुत
ये शब्द चर्चा में रहा, न्यूज़पेपर में भी। एफडीआई से क्या है? एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। पहले क्या हुआ था, सन 1600 ईस्वी में एक विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, जिसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। वो व्यापार करने आई, लेकिन वो यहाँ पर शासक बन गई। उसने देश के ऊपर कब्जा कर लिया। तो उसके बाद में जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 में जब हमारे देश की बागडोर हमारे हाथ में आई, तो हमारे देश की सरकार जो थी उसने पूरी तरह से अपने आप को अन्य विश्व से अलग कर दिया कि कोई भी विदेशी कंपनियां भारत में नहीं आएगी। लेकिन बाद में 1990-91 में जब आर्थिक सुधार लागू किए गए, उसमें फिर वैश्वीकरण को लागू किया गया, है ना। तो वैश्वीकरण की कड़ी में भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था के जोड़ने के कारण उसमें एफडीआई को भी प्रमोट किया गया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की विदेशी कंपनियां भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है, भारत की कंपनियों में वह अपना प्रत्यक्ष निवेश कर सकती है। वो कितना % कर सकती है, उसके लिए भी अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग रेट निर्धारित है। तो एफडीआई से क्या मतलब होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन मीन्स विदेशी, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, और इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ये उसका मतलब होता है। ठीक है, तो एफडीआई से आशय है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो ये हो गए 5 आंसर हमारे। अब एक सत्य में चलते हैं। ऋण पत्र पर लाभांश मिलता है। देखिए बच्चों, कंपनी अंश जारी करती है और ऋण पत्र जारी करती है। कंपनी को अंशों से पूंजी मिलती है और ऋण पत्रों से ऋण मिलता है। अब आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि यदि आपने किसी से लोन लिया तो आपको उस लोन पर क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। मतलब सामने वाले ने जिसने लोन दिया है उसको क्या मिलने वाला है? ब्याज मिलने वाला है। तो ऋण का मतलब ब्याज से संबंधित है। तो यहाँ पर है दिया है कि ऋण पत्र पर लाभांश मिलता है। ये पूरी तरह से क्या है? गलत है, क्योंकि ऋण पत्र पर तो ब्याज मिलता है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। दूसरा, पूर्वाधिकार अंशों पर आय निश्चित होती है। अंश कंपनी की पूंजी का एक भाग जो होता है अंश। अब जो अंश भी 2 प्रकार के होते हैं, एक समतांश और दूसरा पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश उसके नाम में छिपा हुआ है, पूर्व अधिकार, जिसे समता अंशों से पहले अधिकार प्राप्त है। जैसे घर में 2 भाई बहन, 2-3 भाई बहन हो, जब कुछ खाने की चीज़ें लाते हैं तो एक जिससे ज़्यादा सब प्यार करते हैं उसको पहले अधिकार होता है कि नहीं, छोटे को दो या बड़े को दो, ऐसा एक पूर्व अधिकार होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर समतांश पूर्वाधिकार अंश 2 प्रकार के अंश होते हैं। जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं उनको किसी भी चीज़ में पहले अधिकार होता है। इसका मतलब कि कंपनी जब लाभांश बांटेगी तो उनको पहले दिया जाएगा। लाभांश एक निश्चित दर से दिया जाएगा, मतलब जो उसका परसेंटेज है कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा। तो पूर्वाधिकार अंशों पर आय निश्चित होती है, ये एकदम क्या है? राइट है, ट्रू है, सही है। तीसरा है दीर्घकालीन पूंजी से व्यवसाय की ख्याति बढ़ती है। यदि व्यवसाय के पास दीर्घकालीन पूंजी है तो उसकी ख्याति जरूर बढ़ेगी। ख्याति मतलब गुडविल। ठीक है। चौथा है पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया कि पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के होते हैं। पूर्वाधिकार अंशों में संचयी, असंचयी, परिवर्तनशील, ऐसे कई प्रकार के होते हैं। तो ये सही है कि पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के होते हैं। फिर मध्यकालीन ऋण 5 वर्ष के लिए लिया जाता है। मध्यकालीन ऋण 5 वर्ष के लिए लिया जाता है। देखिए, अल्पकाल का मतलब होता है 1 वर्ष, अधिक से अधिक 1 वर्ष। मध्यकाल का मतलब होता है अधिक से अधिक 5 वर्ष, और दीर्घकाल का मतलब होता है 5 वर्ष या इससे अधिक। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मध्यकालीन ऋण 5 वर्ष के लिए लिया जाता है। अब इसको हम एक सेंटेंस ये है कि दीर्घकाल के लिए जब प्रश्न आता है कि दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष या इससे अधिक के लिए लिया जाता है, फिर 5 वर्ष आ गया तो वो किस में आ गया? दीर्घकाल में आ गया। अब इसको हम मध्यकाल में भी ले सकते हैं, दीर्घकाल में भी ले सकते हैं, लेकिन ये बोल रहे कि मध्यकालीन ऋण 5 वर्ष के लिए लिया जाता है, तो इसको हम फॉल्स करेंगे, क्योंकि ये उसमें आ रहा है, दीर्घकाल में आ रहा है। क्योंकि दीर्घकाल में सेंटेंस है कि 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के लिए 12वीं में दिया गया है ऐसा। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा।
आगे हम चलते रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1964 में, 1964 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय उद्योगों के विकास के लिए एक बैंक की स्थापना की गई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, उसकी स्थापना 1964 में की गई। दूसरा है व्यापार साख। व्यापार साख खालिस्तान का उदाहरण है। व्यापार साख, व्यापार का मतलब होता है क्रय विक्रय, जिसमें क्रय भी किया जाता है, विक्रय भी किया जाता है। और साख का मतलब होता है उधार लेने की क्षमता या उधार बेचने की क्षमता, है ना। तो साख मतलब उधार। तो यहाँ पर क्रय विक्रय जो उधार में किया जाता है बिना किसी आधार के, कम समय अवधि के लिए, अल्प अवधि के लिए जब क्रय विक्रय उधार होता है तो वो कहलाता है व्यापार साख। तो यहाँ व्यापार साख का मतलब होता है व्यापार साख खालिस्तान का उदाहरण है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे उधार विक्रय। व्यापार साख, यदि आपके पास आप व्यापारी है और आपके पास में आपकी व्यापार में आपकी अपने साख है, मतलब उधार की क्षमता है, इसका मतलब उधार विक्रय से मतलब होता है। ठीक है। पूंजी के आंतरिक साधन, पूंजी के आंतरिक साधन, आंतरिक का मतलब व्यापार के अंदर के, व्यापार के अंदर ही कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे पूंजी जुटाई जा सके, वो कहलाता है पूंजी के आंतरिक साधन। तो पूंजी के आंतरिक साधन वह है जो व्यवसाय के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, जो व्यवसाय के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। व्यवसाय के प्रतिदिन के संचालन हेतु कौन से कोष पूंजी कहलाती है? वह कहलाती है अल्पकालीन। व्यवसाय के प्रतिदिन के संचालन हेतु कोष अल्पकालीन पूंजी कहलाती है। फिर खालिस्तान आय स्ववित्त पोषण करता है। स्ववित्त पोषण का मतलब होता है संचित आय। आपने आय बचा कर रखी है, आपने जो इनकम थी उसमें से कुछ पैसा संचित करके रखा है, रिजर्व करके रखा है, कुछ पैसा बचा करके रखा है, तो ये आपका स्ववित्त पोषण होगा। स्ववित्त, आपने खुद ने वित्त का पोषण किया। पोषण मतलब होता है जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को पोषण मिलता है ना। इसी प्रकार से व्यापार में वित्त का पोषण तो स्वयं करना। स्वयं करना मतलब कैसे? पैसा बचा के करना। संचित आय स्ववित्त पोषण करता है। ठीक है। तो पहले का हो गया 1964, दूसरे का हो गया उधार विक्रय, तीसरे का हो गया व्यवसाय, चौथे में हो गया अल्पकालीन। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कार्यशील पूंजी भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कार्यशील पूंजी। फिर है संचित आय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सही जोड़ी, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, अभी मैंने बताया भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 1948 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948। फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1964 में। भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 में। भारतीय औद्योगिक एवं साख विनियोग निगम 1955 में। और भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन बैंक, इसकी स्थापना हुई 1985 में। ठीक है, यह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एक नंबर के साथ क्या है? 1948। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, भारतीय जीवन बीमा निगम 1956, भारतीय औद्योगिक एवं साख विनियोग निगम 1955 और भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन बैंक 1985। ठीक है, चलिए तो ये यूनिट 8 हमारी कंप्लीट हो गई। आगे चलते हम यूनिट 9 पर, वो है लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता। यूनिट 9 है हमारी लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता। इसको देख लेते हैं। इसमें विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनना है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग मतलब होते हैं छोटे उद्योग, है ना। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई है? 1955 में। बी आंसर आएगा इसका 1955, 1955 में। दूसरा है निर्माणी
सूक्ष्म व्यवसाय उपक्रम, निर्माणी सूक्ष्म व्यवसाय उपक्रम में विनियोग की अधिकतम सीमा कितनी होती है? कितना पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या 50 लाख? तो इसका आंसर क्या है? 25 लाख। इसका आंसर क्या है? ए, 25 लाख रुपए तक इसमें अधिकतम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फिर नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1962, 1972, 1982 या 1992। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? नाबार्ड की स्थापना के लिए दिया गया है 1962, 1972, 1982, 1992। तो क्वेश्चन नंबर 3 1962 में, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना हुई है 1962 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हम। लघु व्यवसाय की समस्या नहीं है, जो छोटे व्यवसाय होते हैं उसकी समस्या नहीं है ना। तब लघु व्यवसाय में पहले तो हम देख लेते हैं, देखिए अपर्याप्त वित्त ये उसकी समस्या है, कम पैसा ये उसकी समस्या है। हमें समस्या नहीं है वो देखना है। प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी ये भी उसकी समस्या है। पुरानी प्रौद्योगिकी, पुरानी टेक्नोलॉजी ये भी उसकी समस्या है, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी वित्त नहीं होने से वो नहीं खरीद सकते, प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं होने से उसको नहीं चला सकते। तो ये उसकी समस्याएं हैं। समस्या क्या नहीं है? स्थानीय मांग, ये है उसका आंसर। स्थानीय मांग, लघु व्यवसायों में स्थानीय मांग ये उसकी समस्या नहीं है। अगला है छोटे व्यवसाय पैदा करते हैं। जो छोटे छोटे जो व्यवसाय होते हैं वो क्या पैदा करते हैं? वह रोजगार पैदा करते हैं, आर्थिक मजबूती पैदा करते हैं, भ्रष्टाचार पैदा करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंपल सी भाषा है, छोटे व्यवसायों में लोगों को अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। तो छोटे व्यवसाय रोजगार पैदा करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। एक वाक्य में उत्तर देना है। सिडबी का पूरा नाम लिखिए। सिडबी का पूरा नाम हमें बताना है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका पूरा नाम है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये है उसका पूरा नाम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। एक पारंपरिक लघु उद्योग का नाम बताइए। एक पारंपरिक, जो परंपरा से जो बहुत छोटे रूप में होते आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हस्तकरघा। हस्तकरघा उद्योग। भारत के अंदर बहुत सारे हस्तकरघा मतलब हाथ से बनाई जाने वाली वस्तुएं होती है। घर से संचालित उद्योग कौन सा होता है? जो उद्योग घर से संचालित किए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग। टोकनी है, खिलौने हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो बांस के सामान बनाते हैं, ये सब घर से संचालित उद्योग कहलाते हैं। जिला औद्योगिक केंद्र की स्थापना कब हुई? हर जिले में एक औद्योगिक केंद्र है जो कि लघु उद्योगों को सपोर्ट करता है। तो जिला औद्योगिक केंद्र की जो स्थापना है वह कब हुई है? तो 1978, 1978 में जिला औद्योगिक केंद्र की स्थापना 1978 में हुई है। और नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम कब लागू हुआ? जो माइक्रो सूक्ष्म उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, मध्यम उपक्रम होते हैं, इनके विकास के लिए एक अधिनियम लागू किया गया, एक कानून बनाया गया। और वो कानून कब लागू हुआ? 2006 में। वो कानून कब लागू हुआ? 2006 में। ठीक है, तो सिडबी का पूरा नाम क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। एक पारंपरिक लघु उद्योग का नाम हस्तकरघा, घर से संचालित उद्योग कुटीर उद्योग, जिला औद्योगिक केंद्र की स्थापना 1978 और सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम।
अगली यूनिट देखते हैं, यूनिट 10, यूनिट नंबर 10। यहाँ पर हमारे लिए सत्य असत्य दिए गए हैं, ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं। तो ट्रू और फॉल्स में यूनिट 10, चलिए सबसे पहले नंबर पर दिया गया है यूनिट 10 में सत्य असत्य दिए गए हमारे सामने। तो सत्य असत्य में थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची जाती है। देखिए, एक होता है उत्पादक जो कि माल बनाता है, फिर होता है थोक विक्रेता जो कि उससे थोक में माल खरीदता है, और उसके बाद होता है फुटकर विक्रेता जो कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल खरीद कर उपभोक्ताओं को बेचता है। ठीक है, ये चैनल है कि उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता और उपभोक्ता। यहाँ पर बोला गया है कि थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची जाती है। अभी हमने जिस कड़ी को सुना उसमें तो फुटकर विक्रेता उपभोक्ताओं को माल बेचता है, थोक विक्रेता थोड़े न बेचता है। इसका मतलब ये जो बात है क्या हो गई, गलत हो गई। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सुपर बाजार, सुपर बाजार कम पूंजी से प्रारंभ किया जा सकता है। भाई, एक छोटी सी किराना दुकान वाला व्यापारी सुपर बाजार चला सकता है क्या? कम पूंजी में चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। सुपर बाजार को तो बहुत बड़ी पूंजी होना, मतलब ये भी फॉल्स हो गया। फ्रेंचाइजी में अनुबंध आवश्यक है। फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी का मतलब होता है किसी फेमस उद्योग, व्यवसाय, संस्था के नाम का उपयोग करना, है ना। कोई सी भी बड़ी कंपनी है, उस कोई सा प्रोडक्ट है, हम वैसा ही प्रोडक्ट हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर बनाना चाहते हैं, उसके नाम का उपयोग करके हम पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम उसकी बिना परमिशन के, बिना अनुमति के हम उसके नाम का उपयोग नहीं कर सकते। उस प्रोडक्ट का को हम बना कर नहीं बेच सकते। तो यदि हमें इस्तेमाल करना है तो उससे हमें फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगी। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है, जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कोठारी या फिर ये एक इंदौर की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अभी हमारे खंडवा में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उसी नाम के खुले हुए हैं, है ना। तो वही नाम इंदौर में भी है, वही नाम खंडवा में भी है, वो फेमस नाम है। और यदि वही नाम में यहाँ पर कोई व्यक्ति उसी नाम के कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है तो उसकी बिना अनुमति के हम उस नाम का उपयोग नहीं कर सकते। तो अनुमति लेना मतलब उससे अनुबंध करना, ये कहलाती है फ्रेंचाइजी। उसको हमें कुछ कॉपीराइट के लिए शुल्क देना पड़ेगा। तो फ्रेंचाइजी में अनुबंध आवश्यक है, ये क्या है, एकदम ट्रू है। फिर है बहुसंख्यक दुकानें फुटकर व्यापारियों द्वारा खोली जाती है। बहुसंख्यक दुकान मतलब एक बहुत बड़े मॉल के अंदर बहुत सारी दुकानें खोलना। तो क्या संभव है फुटकर व्यापारी के द्वारा? कभी भी संभव नहीं है, है ना। ये तो बहुत बड़ा मॉल बनाना, ये पहले क्वेश्चन है। विभागीय भंडार का उद्गम अमेरिका में हुआ, ये गलत है। इसका कहाँ पर हुआ? फ्रांस में हुआ। तो ये भी गलत हो गया, सारे गलत हो गए। तो एक ही ट्रू था। विभागीय भंडारों का उद्गम अमेरिका में हुआ, गलत है, फ्रांस में हुआ है। आगे है रिक्त स्थान। आंतरिक व्यापार देश की सीमाओं के अंदर ही होता है। आंतरिक व्यापार मतलब देसी व्यापार, जो देश की सीमाओं के अंदर होता है वो देसी व्यापार कहलाता है, या आंतरिक व्यापार भी हम उसे बोलते हैं। तो आंतरिक व्यापार मतलब देसी व्यापार, देश की सीमाओं के अंदर होता है। माल को घर सुपुर्दगी की सुविधा, घर सुपुर्दगी की सुविधा प्रायः खालिस्तान के द्वारा दी जाती है। आपने फ्रिज खरीदा तो कई व्यापारी आपके घर पहुंच तक की उसकी सुविधा देते हैं कि हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। तो ये सुविधा कौन देगा? फुटकर व्यापारी। ये सुविधा कौन देता है? फुटकर व्यापारी के द्वारा सुविधा दी जाती है। तीसरा है खालिस्तान व्यापारी प्रायः क्रय नगद और विक्रय उधार करता है। नगद खरीदता है और उधार बेचता है। ऐसा कौन कर सकता है? जो थोक में माल खरीदता है ना। तो थोक में माल खरीदना और उधार बेचना, ये कौन सा व्यापारी होता है? थोक व्यापारी। थोक व्यापारी प्रायः ये काम करते हैं। फिर है खालिस्तान व्यावसायिक मध्यस्थों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। भाई, जो व्यावसायिक मध्यस्थ कौन कौन है? एक तो उत्पादक है, उसके बीच में थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है और उपभोक्ता है।
तो अंतिम कड़ी, भाई उत्पादक ने माल बनाया और उपभोक्ता ने खरीदा, निर्माण करने वाली कंपनी और उसको उपभोग करने वाला, खाने वाला उपभोक्ता। तो इनके बीच में जो चैनल है वो कौन, एक थोक व्यापारी है और एक फुटकर व्यापारी। तो अंतिम कड़ी कौन हो गया, फुटकर व्यापारी हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी व्यावसायिक मध्यस्थों की श्रृंखला के अंतिम कड़ी है। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज खालिस्तान के हितों की रक्षा करता है, व्यापारियों के, ठीक है। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज व्यापारियों के हितों की रक्षा करता है, ठीक है। चलिए सही जोड़े में चलते हैं। माल का संग्रह कौन कर सकता है, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि उत्पादक माल खरीदता है और अधिक मात्रा में माल कौन खरीदता है, थोक व्यापारी। तो माल का संग्रह कौन करता है, थोक व्यापारी करके रखता है। व्यक्तिगत संपर्क किसका रहता है, भाई फुटकर व्यापारी जो होता है, किराना दुकान वाला सभी के नाम जानता है, तो व्यक्तिगत संपर्क किसका रहता है, फुटकर व्यापारी का सभी उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क होता है। न लाभ न हानि, ऐसा काम कौन करेगा कि माल खरीदेगा और बेचेगा तो उसमें न उसे लाभ होना चाहिए न हानि होना चाहिए। तो सहकारी उपभोक्ता भंडार ये किस लिए काम करते हैं, ये न लाभ कमाना चाहते हैं न हानि, ये अपने सदस्यों की सेवा करते हैं। विशिष्ट सेवा के अधिकार का अनुबंध, अभी मैंने बताया कि कोई सी विशिष्ट सेवा या कोई सी विशिष्ट नाम का उपयोग करना है तो उस अधिकार को लेने के हमें अनुबंध करना होगा। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्रेंचाइजी, वो कहलाता है फ्रेंचाइजी लेना। और वस्तु के चुनाव की स्वतंत्रता, सुपर बाजार, सुपर बाजार में ट्रॉली ले लो और आपको जितना भी माल चाहिए उस ट्रॉली में आप चुन चुन के भर लो, आखिर में बिल बना लो, ये कहलाते हैं सुपर मार्केट। चलिए तो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ओके, तो ये अब सही जोड़ी ये हो गई। आगे चलते हैं, लास्ट यूनिट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देश की सीमाओं से बाहर व्यापार करना कहलाता है विदेशी व्यापार। देश की सीमाओं के अंदर देशी व्यापार और देश की सीमाओं के बाहर उसको हम बोलेंगे विदेशी व्यापार बोल सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बोल सकते हैं। विदेशी व्यापार भी बोलेंगे या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी आप बोल सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन सी मुद्रा का प्रयोग होता है, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो विदेशी मुद्रा का प्रयोग करना पड़ेगा दूसरे देश के साथ में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या विदेशी व्यापार में विदेशी मुद्रा, वेरी सिंपल है। राशि पतन की आशंका किस व्यापार में होती है, विदेशी व्यापार में, है ना, विदेशी व्यापार में। एफडीआई का पूरा नाम क्या है, अभी मैंने बताया था, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई। एफडीआई मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। फिर आगे दिया गया है कि MEIS का पूरा नाम क्या है, MEIS का पूरा नाम क्या है। अब इसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये है MEIS का पूरा नाम, ठीक है। अब मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, अब इसका हिंदी नाम बहुत कठिन होगा इसलिए हम उसको अंग्रेजी में लिखें। मर्चेंटाइज मतलब व्यापारी, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, इंडिया भारतीय स्कीम, है ना, विदेशी व्यापार के संबंध में, एक्सपोर्ट के संबंध में कोई सी स्कीम कहलाती है MEIS। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है, वाशिंगटन अमेरिका।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ये वाशिंगटन में है। फिर है विश्व बैंक की स्थापना 1944। विश्व बैंक, जिस प्रकार से हर देश में एक बैंक होती है उस देश की, इसी प्रकार से विश्व स्तर पर देशों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए, लोन उपलब्ध कराने के लिए एक बैंक की स्थापना की जाती है, वो कहलाती है की गई है, वो विश्व बैंक है। वो 1944। तस्करी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख उत्पाद है। ठीक है। फिर एक खालिस्तान कंपनी अपने विदेश की क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है, और जनक कंपनी अन्य देश में स्थापित कंपनी में खालिस्तान 50% निवेश करती है। जनक कंपनी अन्य देश में स्थापित कंपनी में खालिस्तान 50% निवेश करती है। ये दो को देखना पड़ेगा अपने को। इसका देख लेते हैं, लास्ट 3 और 4। चलिए ठीक है, तो इसके दो 3, 4, 5 इसके आंसर में आप लोगों को बाद में कल की क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बिजनेस स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव है सारे कंप्लीट हो चुके हैं। केवल 3 जो ऑब्जेक्टिव है, ये वाला भी मुझे डाउट है कि तस्करी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख उत्पाद है। वैसे तस्करी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो 3, 4 और 5 इसका कंफर्म आंसर मैं आप लोगों को मेरे उसमें बता दूंगा, कम्युनिटी बॉक्स में इसके आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो आज शाम तक ही उसमें कम्युनिटी बॉक्स में तीनों के आंसर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो बिजनेस स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो गए, क्योंकि 12 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों को उसमें आसानी होगी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।